हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमने अपनी थर्ड वीडियो यानी सेकेंड वीडियो में पढ़ा था। और उन दोनों का क्या रिलेशन बनता है। अच्छा, ये जो रिलेशन था ये सबसे पहले दिया साइंटिस्ट ओम ने। कैसे दिया आप जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए, साइंटिस्ट का नाम ओम, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम ओम और इन्होंने एक रिलेशन बनाया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा था जो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कराता है ताकि उनके पास पोटेंशियल एनर्जी आए और उस पोटेंशियल एनर्जी से वो चार्जेस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके मूव कर सकें। दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस वाज द रीजन टू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर बेटा। और आपका दूसरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो टॉपिक थे हमारे, है ना बेटा, ये दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ओम ने क्या किया, इन दोनों में रिलेशन बनाया। अब वो रिलेशन क्या है आप जरा समझिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कंबाइन करके बताता हूँ रिलेशन कैसे बन सकता है। तो आप जरा यहाँ देखिए, इधर देखिए बेटा, इधर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका एक कंडक्टर है, ये क्या है बेटा, आपका एक कंडक्टर। क्लियर बात है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स अभी रैंडम मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, रैंडम मूव कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर रैंडम मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर रैंडम मूव कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगा दिया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से आपको पता है ये सब का मुंह किधर हो जाएगा, ये सब किधर मूव करने लगेंगे, इधर। ये नेगेटिव रिपेल करेगा इसको इधर, पॉजिटिव इधर। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया। मान लिया इस पोटेंशियल डिफरेंस के इफेक्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भाग रहा है। कितनी स्पीड से भाग रहा होगा, मान लिया 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी हमारी, हमने आपको बताई थी। 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। अब हमने क्या किया, ये चार्जेस और बड़े कर दिए। अब एक बात है, ये चार्जेस बड़े करने से क्या होगा, तो आपको पता है स्ट्रेंथ बढ़ेगी फील्ड की। क्यों, चार्जेस बढ़े तो स्ट्रेंथ बढ़ी यानी फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने से होगा क्या, आप ये भी समझिए। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे वैसे ही इन चार्जेस पे फोर्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, और जैसे ही इन पे फोर्स की अमाउंट बढ़ेगी ये और तेजी से मूव करने लगेंगे, और जब मूव करने लगेंगे तो पर सेकेंड पास होने वाले चार्जेस की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, और पर सेकेंड पास होने वाले चार्जेस को हम क्या कहते हैं, आई। क्या बोलते हैं बेटा, आई। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो आई है वो बढ़ गया, क्या बढ़ने पर, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर। तो ओम ने बोला कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप ये बात समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। अगर आपने मेरी सेकेंड वीडियो देखी तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज होगा तो चार्जेस की वेलोसिटी और तेज हो जाएगी और करंट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। क्लियर बात। तो इसका मतलब ये हुआ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बहुत इजी है रीजन, क्योंकि आई बढ़ेगा अगर क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने ये बोला अगर आई वी के प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। V is directly proportional to Y, that means V is equal, there is a constant and the constant is the opposition which is R. The point is, मैंने आपसे कहा मेरी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। पॉइंट ये है कि यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटने पर R ही क्यों आया, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्यों बेटा, एक बात बताइए, जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या बेटा आता है, एक कांस्टेंट। ये कोई कह के नहीं गया कि प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। ना तो ओम को सपने आए होंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट रहा इसके पीछे कि उस कांस्टेंट की बजाय वो क्या ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो फिर भी आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। क्या लिया उन्होंने, रेजिस्टेंस। बट इसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन लग गया। अच्छा, वो कंडीशन के बिना ओम्स लॉ बिल्कुल गलत है। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप जरा समझिए, ठीक है। फिलहाल आपको दिख रहा है ये ओम्स लॉ है। क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी मैंने स्टेटमेंट नहीं बोला, स्टेटमेंट अभी सामने आने को बाकी है। अब देखिए मैं आपको समझाऊं एक और थोड़ा सा
तो ओम ने क्या बोला, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। वो ये भी कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट तभी बढ़ेगा जब आप क्या बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे। तो आप यहां देखिए थोड़ा, उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, उन्होंने क्या लिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ओके बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। ओपी सी बात है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की। और एक क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, एक भी लेंगे। ठीक है, मान लिया हमने जो वोल्टेज लगाया वो लगाया 10 वोल्ट का। कितने वोल्ट का लगाया बेटा, 10 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया। और जो करंट आया वो करंट आ गया 5 एम्पियर का। कितने का आ गया बेटा, 5 एम्पियर का। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा हम वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे, हम वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे। रीजन क्या है, इसमें मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, या मान लिया इसमें 2 एम्पियर का करंट है। कितने एम्पियर का है, 2। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक सेकेंड में कितने पास हो रहे थे, 2 पास हो रहे थे। एक बार ये जाता है, एक बार ये जाता है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर से आपको याद आना चाहिए, टेम्परेचर इज अ पार्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से बढ़ी हुई क्वांटिटी क्या होती है, टेम्परेचर। और थर्मल एनर्जी जब आप किसी भी मटेरियल को देते हो तो उसके एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स वो थर्मल एनर्जी ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं बेटा, एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स वो क्या ले लेते हैं, थर्मल एनर्जी ले लेते हैं। और एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जब थर्मल एनर्जी लेते हैं तो आपको पता है वो क्या हो जाते हैं, अपनी सेल को छोड़ के ऊपर देन फ्री। दैट मीन जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, फ्री और भी तो फ्री हो सकते हैं। मान लिया थर्मल एनर्जी ने 4 किए तो हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो और भी टेम्परेचर और भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री हो गए कितने, इतने। हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं बढ़ाया, लेकिन 10 वोल्ट में अब यहाँ पे रो कितनी की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। अब अगर मैं बात करूंगा एक सेकेंड में कितने पास होंगे, तो उतने ही में एक ही लाइन पास होगी, लेकिन इस बार कितना, 3 चार्जेस पास होंगे। तो करंट कितना हो जाएगा बेटा, 3 एम्पियर। लेकिन जैसे ही यहाँ 3 एम्पियर हुआ बेटा, दिमाग खराब किसका, मिस्टर ओम का। क्यों, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि बेटा करंट बढ़ेगा तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने से। बट यहाँ हुआ क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, करंट इंक्रीज हो गया, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंजमेंट हुआ ही नहीं। यहाँ ओम्स लॉ क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ओम्स लॉ गलत अगर हो जाएगा तो ओम की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी कि आप टेम्परेचर नहीं बदलेंगे। अगर आप टेम्परेचर नहीं बदलते हैं तो मेरा लॉ काम करेगा, और टेम्परेचर अगर आप बदलते हैं तो मेरा लॉ काम नहीं करेगा। अब आप कहोगे सर तो ठीक है टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर नहीं बदलते हैं, मतलब जितना है उतना ही रहने देते हैं, उसको बदलेंगे नहीं। तो और भी कुछ कंडीशंस होती है जिनकी वजह से टेम्परेचर बदल जाता है। जैसे आप प्रेशर में चेंजमेंट करोगे तो प्रेशर के चेंजमेंट की वजह से टेम्परेचर में चेंजमेंट आ जाता है। आप जानते हो हवा भरते हैं हम, प्रेशराइज होता है, उसके बाद आप उसको टच करते हो तो वो गर्म हो जाता है। क्यों, टेम्परेचर में चेंजमेंट आ जाता है। किसकी वजह से, प्रेशर वेरिएशन की वजह से। तो प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है, तो मेनली टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए और भी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। फिर लगता है क्या, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बना बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा इस लाइन के बिना ओम्स लॉ बिल्कुल गलत है। ठीक है बेटा, इस लाइन के बिना ओम्स लॉ कैसा है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद आप बोल सकते हो क्या, कॉमा, द इलेक्ट्रिक करंट, अभी जो आपने सीखा था, द इलेक्ट्रिक करंट, अब ओम अपनी बात कह पाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। बेटा क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है ना इसके आगे का गोल गोल, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल टू द
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the end of the कंडक्टर। तो पहली चीज क्लियर हुई आपकी कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। दैट मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम यहां तक सीख गए, ये है आपका ओम्स लॉ। आप इतना याद रखिए, और याद रखना बिना इस टैगलाइन के आप इस लॉ को नहीं बोलेंगे कभी। कभी मतलब कभी, क्योंकि इसके बिना ये लॉ क्या था, अधूरा है, मिथ्याल है, क्योंकि आपको पता है इसके बिना ये लॉ गलत हो जाता है, इसीलिए ये टैगलाइन जोड़ी थी किसने, ओम ने। अब आते थोड़ा आगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है आपको पता है इसमें क्या क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा प्रोपोर्शन साइनेट के। लेकिन रेजिस्टेंस ही क्यों आएगा, तो देखिए रेजिस्टेंस हमने आपसे कहा था फिजिक्स में हर क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, मेजर। तो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। एक चीज आप ओम्स लॉ अपने माइंड में रखिएगा और रेजिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करिए। मैंने कहा हमारे पास दो वायर्स हैं, एग्जांपल्स लेके चलते हैं। एक वायर ये है और एक वायर, ध्यान से समझिएगा, एक वायर ये है और एक वायर क्या है, ये है, ठीक है। ये वायर है आपका कॉपर का, ये वायर है आपका एल्यूमिनियम का। आपको पता है बेटर कौन सा होगा, कॉपर, ठीक है। लिखिए, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। हमने बोला चलो इस पर, इन दोनों पर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके ये चेक करते हैं करंट किसमें जल्दी आता है। हमने इस पे लगाया 1 वोल्ट, हमने इस पे लगाया 1 वोल्ट, ना करंट आया इसमें, ना करंट आया इसमें। सिंपल। क्यों 1 वोल्ट ने करंट क्यों नहीं आया, 1 वोल्ट ने इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश की होगी, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन खींचे नहीं होंगे। दैट मींस कंडक्टर ने अपोज किया होगा कि मैं इतने में तो नहीं खींच रहा, कुछ भी हो जाए। तो इतने में ना खींचने का मतलब हो गया उसने अपोज किया। दैट मींस दिस 1 वोल्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन, यानी 1 वोल्ट झेल गया, कोई भी करंट नहीं आया। फिर उसके बाद हमने कहा 2 वोल्ट लगाओ, यहाँ भी कितना लगा दूं, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट में ना इसमें करंट आया ना इसमें करंट आया। दैट मींस 2 वोल्ट लगा दिया और 2 वोल्ट लगाने पर भी करंट नहीं आया। दैट मींस 2 वोल्ट को झेल गया, अपोज कर गया। दैट मींस 2 वोल्ट से भी करंट नहीं आया, इनमें अपोजिशन है कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का। हमने कहा यहाँ 3 वोल्ट लगाओ, यहाँ भी कितना लगाओ, 3 वोल्ट, करंट नहीं, 3 वोल्ट अपोजिशन झेल गया। 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, नो करंट। 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, जैसे ही 5 वोल्ट लगाया इसमें कितना आ गया, 1 एम्पियर करंट। कितना आ गया बेटा, 1 एम्पियर करंट। और जैसे ही इसमें 5 वोल्ट लगाया, नो करंट। 6 वोल्ट, नो करंट। 7 वोल्ट, नो करंट। 8 वोल्ट, नो करंट। 9 वोल्ट, नो करंट। और जैसे ही 10 वोल्ट किया, इसमें आ गया कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। अब हमें एक बात बताओ आप, क्यों ऐसा हुआ कि कॉपर में 5 वोल्ट पे आ गया और एल्यूमिनियम में 10 वोल्ट पे आया। तो आप ये चीज समझ पाओगे, कॉपर पर 5 वोल्ट पर इसलिए आया क्योंकि कॉपर अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो को उतना अपोज नहीं कर रहा था, वो 5 वोल्ट की स्ट्रेंथ पे खिंच गए, करंट बन गया। और जो एल्यूमिनियम है वो 10 वोल्ट की स्ट्रेंथ पे, यानी ज्यादा पोजीशन, यानी ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है। तो हमें क्या समझा, रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। क्योंकि इसमें कितना है, तो हम इससे मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज से। किससे मेजर कर सकते हैं, जो जितना वोल्टेज झेल जाए, कितना करंट के लिए, 1 एम्पियर करंट के लिए। 1 एम्पियर करंट के लिए जितना वोल्टेज लगे, उस वोल्टेज को, उसका हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कह सकते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। सिंपल, आपके बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो रेजिस्टेंस क्या बना, द वोल्टेज ऑफ 1 एम्पियर करंट। कितना, द वोल्टेज ऑफ 1 एम्पियर करंट। तो यहां जरा समझिए, मैंने अगर आपसे कहा कि आई करंट, जैसे 10 एम्पियर करंट बना कितने वोल्टेज से, 50 वोल्ट से। 10 एम्पियर करंट बना कितने वोल्ट से, 50 वोल्ट से। तो 1 एम्पियर करंट कितने से बनेगा, 50/10 वोल्ट से। और ये जो है वो 1 एम्पियर का वोल्टेज, 1 एम्पियर का वोल्टेज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल। और रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 रेजिस्टेंस। समझ में आई इतनी बात। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो जरा देखिए, हमने बोला आई करंट आया कितने वोल्टेज से, V वोल्टेज से। आई करंट आया V वोल्टेज से, तो 1 करंट आएगा V/I वोल्टेज से। और 1 करंट आने वाला जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल V/I। ये ओम्स लॉ नहीं है, याद रखना, R इज इक्वल V/I ओम्स लॉ नहीं है। ये मेजरमेंट है रेजिस्टेंस की। किसकी मेजरमेंट है, रेजिस्टेंस की। अब आते हैं हम थोड़ा अलग, यहां देखिए, अब आते हैं अपने ओम्स लॉ पे। कहां आते हैं, अपने ओम्स लॉ पे बेटा। ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये पढ़ा। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, V इज इक्वल, मान लिया K आ गया, KI, ठीक है बेटा। अब K को निकालो तो K क्या हो जाएगा, V/I, ये आ गया। K इज इक्वल क्या आ गया, V/I, और K इज इक्वल V/I। V/I हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। दैट मींस द कांस्टेंट मस्ट बी द रेजिस्टेंस। दैट्स व्हाई ओम ने
अपनी कैलकुलेशन में V इक्वल जब प्रोपोर्शन हटाया तो क्या लिया, उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या है पोटेंशियल, क्या है इलेक्ट्रिक करंट और क्या है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की मेजरमेंट कैसे हुई और किस तरीके से ओम ने प्रोपोर्शन की जगह पे क्या लिया, कांस्टेंट R लिया, दैट मींस रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं, यहां से हमने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। ये V इज इक्वल आर आई, यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से R रेजिस्टेंस, आपके रेजिस्टेंस डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, विच अपोजिट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन यहां से इसकी एक और डेफिनेशन बन जाएगी, R इज इक्वल V अपॉन I से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, ठीक है। ये बन जाएगा, इसकी यूनिट बनाना चाहोगे तो बन जाएगी, इसकी बनेगी वोल्ट और इसकी बनेगी एम्पियर, तो क्या बन गई, वोल्ट पर एम्पियर, इसकी यूनिट बन गई। और एक साइंटिस्ट के नाम पर भी इसकी यूनिट है जिसको हम कहते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम। हाँ, ओम साइंटिस्ट के नाम पर इसकी यूनिट भी रखी है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। साइंटिस्ट का नाम भी ओम और रेजिस्टेंस की यूनिट का नाम भी क्या है, ओम। अच्छा, इस ओम को सिंबल किस सिंबल से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात समझ में आई बेटा आपके, ठीक है। तो ये ओम और ये सिंबल है ओम का, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चीज मेरी बात ध्यान से आप सुन लीजिए, आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, 10th क्लास में भी आपको बता दूं, जब दो चीजें एक दूसरे पर रिलेट करती हैं, जब दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, तो उनके एक दूसरे के लिए वेरिएशन को हम ग्राफ पर शो करते हैं। क्या बोला मैंने, जब दो वैल्यूज या दो क्वांटिटीज एक दूसरे पर रिलेट करती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस पर, ग्राफ पर। और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों पर हमें दो एक्सिस लेनी पड़ती हैं, और एक एक्सिस पर एक क्वांटिटी और दूसरी एक्सिस पर दूसरी क्वांटिटी लेनी पड़ती है, ऐसे देखिए जरा। तो ओम ने दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक इलेक्ट्रिक करंट, तो उन्होंने क्या किया, एक वाई एक्सिस ली और एक एक्स एक्सिस ली, ठीक है बेटा। इस एक्स एक्सिस पर उन्होंने लिया वोल्टेज और इस वाई एक्सिस पर उन्होंने लिया करंट। समझने की जरा क्या करिए कोशिश। उन्होंने कहा कि हमने वोल्टेज बढ़ाया 1 वोल्ट, फिर बढ़ाया 2 वोल्ट, फिर बढ़ाया 3 वोल्ट, फिर बढ़ाया 4 वोल्ट, फिर बढ़ाया 5 वोल्ट। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। कैसे, 1 वोल्ट पे करंट कितना था, 0.5 एम्पियर, तो हमने कहा जब 1 वोल्ट था तो करंट कितना आया, 0.5, ये पॉइंट हमें मिला ग्राफ पर, क्लियर। 2 वोल्ट पर जितना वोल्टेज बढ़ाया डबल हुआ तो करंट भी कितना हो जाएगा, डबल, दैट मींस ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, बोले तो 1। जब 3 वोल्ट करोगे तो करंट हो जाएगा आपका 1.5, इस तरीके से बढ़ेगा। और अगर बाद में देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी, स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों मिली आपको बेटा, ये स्ट्रेट लाइन इसी को शो करती है कि दोनों सेम रेशियो में स्ट्रेट, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेट, तो स्ट्रेट तो उल्टा, इसको उल्टा करोगे तो समझ में आएगा स्ट्रेट है, दैट मीन्स दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। इस चीज को शो कर रही है ये कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, किसका है, दैट मीन्स इट फॉलोज द ओम्स लॉ। ये बात आपको समझ में आई। ये कैसे चेक किया होगा, तो आपको पता है ऐसे चेक किया होगा हमने, देखो जरा यहाँ हमने क्या लिया, एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस बेटा देखो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम एक रेजिस्टेंस को, क्यों, क्योंकि ये ब्रेकर्स का सिंबल होता है और रेजिस्टेंस भी किसकी तरह होता है, ब्रेकर की तरह। तो ये लगा दिया हमने, ये रेजिस्टेंस लिया हमने, इसमें क्या लगा दी, एक बैटरी, क्या लगा दी बेटा, एक बैटरी, और बैटरी में हमने लगा दिया एक रियोस्टेट। बेटा रियोस्टेट क्या होता है आप ये भी समझ लीजिए, रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब ये, जैसे मैंने कहा ये मार्कर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस देता, तो ये मार्कर हमेशा कितने ओम का रेजिस्टेंस देगा, 10 ओम का। बट हमारे पास कुछ ऐसी चीज भी होती हैं जो आपकी मर्जी से चलेगा, आप चाहोगे तो उससे 10 ओम का रेजिस्टेंस दे दोगे, आप चाहोगे तो उससे 20 ओम का रेजिस्टेंस दे दोगे, आप चाहोगे तो उससे 30 ओम का रेजिस्टेंस दे दोगे। समझ में आया बेटा, ये आपको मैं दिखा दूंगा एक दिन क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आइए रियोस्टेट क्या होता है, ये हमने किया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये काम आता है, ये काम आता है हमारा किसके लिए, वोल्टेज को वेरी करने के लिए, ठीक। उसकी कनेक्शन हम यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ, फिर यहाँ,
फिर यहाँ, तो इसके वोल्टेज को बदल पाएंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमें क्या लगा देंगे, वोल्टमीटर पैरेलल में, आपको पता है, क्योंकि आपको ये भी चेक करना है कि रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज आया। और यहाँ क्या मेजर करने के लिए क्या लगा देंगे, एक एमीटर। यहाँ क्या लगा दिया, एक एमीटर। एमीटर लगाने से करंट मालूम पड़ जाएगा। अब हमने यहाँ से चेंजमेंट करना स्टार्ट किया। पहले हमने दिया कितना, 1 वोल्ट। जैसे ही 1 वोल्ट इसको मिला, यहाँ पर रीडिंग कितनी आई, 0.5 एम्पियर। हमने पॉइंट नोट कर लिए। फिर हमने किया 2 वोल्ट, तो हमने यहाँ से थोड़ा चेंजमेंट किया। चेंजमेंट करने से यहाँ क्या आ गया, 2 वोल्ट आ गया रेजिस्टेंस। मैं बता दूंगा कि यहाँ चेंजमेंट करने से कैसे आता है, ये मैं आपको अभी कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 वोल्ट, यहाँ करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो इस तरीके से रीडिंग लेते रहे, और रीडिंग ले लेके हमने यहाँ पे क्या बनाया, ग्राफ बनाया। और रीडिंग लेने के बाद अगर ये ग्राफ स्ट्रेट आता है, दैट मीन्स ये ओम्स लॉ को, कौन, ये रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है तो भी ये स्ट्रेट है, तो इसको हम बोलेंगे ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक कंडक्टर, जो भी आपको ठीक लगे। और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट ऐसी लाइन में आया, दैट मींस वोल्टेज कुछ और बढ़ रहा है, करंट कुछ और बढ़ रहा है, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो ये आपका था ओम्स लॉ। क्या था बेटा, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपके बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ओम्स लॉ के बाद एक छोटी सी चीज जो पीछे रह गई, मैं आपको बता दूं उसके बारे में। ओम्स लॉ के साथ साथ आपको पीछे कुछ यूनिट्स मिली थी, जैसे वोल्ट। उसके बाद आपको एक यूनिट मिली थी एम्पियर। उसके बाद आपको एक यूनिट मिली थी अभी ओम। तो ये 3 यूनिट है। इन 3 यूनिट की डेफिनेशन आपको एक और मिली थी कूलम। इन चारों की आपको क्या देनी होगी, डेफिनेशन। तो क्या, देखिए समझिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम वोल्ट की, डेफिनेशन देनी है। तो आप किसी की भी डेफिनेशन देने के लिए आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं आपको बिल्कुल जनरल बात बता रहा हूँ, क्या लिख लीजिए, फॉर्मूला। जैसे आप फॉर्मूला लिखो, V इक्वल क्या आ जाएगा, W/Q। अच्छा, V कितने वोल्ट की देनी है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है ना, तो V को 1 करिए, W को भी 1 कर दीजिए, और Q को भी 1 कूलाम कर दीजिए, काम खत्म। दैट मीन्स V इज इक्वल 1/1, दैट मीन्स 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब हुआ, जब वर्क डन भी कितना है, 1 जूल, और चार्ज भी कितना है, 1 कूलाम। तो हम कहेंगे 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, जिसके बीच में है कितना वर्क करना पड़ता है, 1 जूल। कितने कूलाम चार्ज को ले जाने पे, 1 कूलाम चार्ज को ले जाने पे। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर द वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक चार्ज पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलाम ले जाने में जो 1 जूल वर्क डन होता है, तो उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अगली बात आती है हमारी, तो देखो मैंने ये क्यों बोला जनरल है, क्योंकि अब आप समझ में आ गई होगी, बाकी आपके बाद अब देखो चलता रहेगा। मैंने बोला 1 एम्पियर डेफिनेशन, एम्पियर की डेफिनेशन सीधा खत्म। क्या, देखो जरा, मैंने बोला फॉर्मूला, तो I इज इक्वल Q/T। डेफिनेशन 1 कूलम 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल 1/1, दैट मीन्स 1 एम्पियर। 1 की डेफिनेशन, व्हेन 1 कूलम चार्ज पास्ड through any cross section of a conductor in 1 second, 1 coulomb charge passed in 1 second, then the current in that conductor is said to be 1 ampere. The current in that conductor is said to be 1 ampere. क्लियर है। इसके बाद जैसे मैंने बोला ओम, क्या हो गया, 1 ओम की डेफिनेशन। फॉर्मूला लिख लो, V इज इक्वल क्या होता है, IR। तो R इक्वल क्या हो जाएगा, V/I। फॉर्मूला याद करने का तरीका, V इज इक्वल IR। वो आपने डायलॉग सुना होगा, वेणुगोपाल अय्यर। आपका नाम क्या है, वेणुगोपाल अय्यर। तो दिस इज वेणुगोपाल IR, वेणुगोपाल अय्यर, ठीक है। तो R इज इक्वल V/I। फॉर्मूला बना दीजिए, 1 करना है इसको, तो V इज इक्वल 1 वोल्ट, I इज इक्वल 1 एम्पियर, दैट मींस R इज इक्वल 1 ओम। तो 1 ओम कब हुआ, जब वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, और करंट कितना है, 1 एम्पियर। व्हेन 1 एम्पियर करंट constitutes by a conductor on applying 1 volt potential difference, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm। उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं कूलाम की। 1 कूलाम की डेफिनेशन कैसे देते हैं, 1 कूलाम की डेफिनेशन कैसे देते हैं। तो 1 कूलाम की डेफिनेशन देने के लिए आप थोड़ा समझिए इस चीज को, थोड़ा टिपिकल है बट समझ जाएंगे आप। आप लोगों ने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था 2 मासेस के बीच का, याद है, पढ़ा होगा। 2 मासेस के बीच में डिस्टेंस R हो तो फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल G/m1m2/r²। ठीक है, ये G बदलता नहीं था, 6.67 × 10⁻⁴। ऐसे ही
Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे, तो फोर्स लगेगा इनके बीच में, वो फोर्स हम देते हैं F इज इक्वल, किस फॉर्मूले से, F इज इक्वल स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r। सिंपल, ये फॉर्मूला था आपके मासेस के बीच के फोर्स का, ये फॉर्मूला आपके चार्जेस के बीच के, ये लॉ इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ बेटा, क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। यहां से डेफिनेशन देते हैं 1 कूलम्ब की, कैसे जरा देखिए, यहां से अगर मैं समझना, अगर मैं Q1 Q2 को कितना कर दूं 1 कूलम्ब, क्योंकि 1 कूलम्ब ही करना है, डेफिनेशन 1 कूलम्ब की देनी है, और R को भी कितना कर दूं 1 मीटर। तो बेटा जो K की वैल्यू होती है यहाँ वो फिक्स होती है, वो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, किसमें, एयर में। वहां बेटा वहां जो कांस्टेंट था वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम के साथ चेंज होता रहता है, और एयर और वैक्यूम, कहाँ, वैक्यूम में रख दो, वैक्यूम की बात कर देते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा नहीं घुसेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे। वैक्यूम में रखते हैं जब दो चार्जेस को, तो उनके बीच के लिए K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो 1 कूलम्ब हमने रखा 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो F इक्वल कितना लगेगा दोनों के बीच में, K इंटू K कितना है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और चार्जेस कितने हैं 1 कूलम्ब इंटू 1 कूलम्ब अपॉन 1 का स्क्वायर, दैट मींस F इज इक्वल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन। तो डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन क्या होगी, 1 कूलम्ब वो चार्जेस होते हैं, 1 कूलम्ब वो चार्जेस होते हैं जब उनको वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, कितने मीटर डिस्टेंस पे बेटा, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं 1 कूलम्ब के दो चार्जेस को, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं, तो उनके बीच में फोर्स जो लगे, क्या लगे बेटा, उनके बीच में फोर्स जो लगे, उस फोर्स की वैल्यू हो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Newton. That means 1 coulomb is that amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from each other in vacuum, then they experience a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका था हमारा किसके लिए, ओम्स लॉ के लिए, और कुछ डेफिनेशन जो पीछे रह गई आपकी, ठीक है। बाकी मैं आपको इसके लिए और भी थोड़े न्यूमेरिकल्स के लिए एक वीडियो बना दूंगा। वैसे ओम्स लॉ में आपका ग्राफ हो गया, ग्राफ से रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती जाएंगी मैं आपको बता दूं। मेन जो था वो ये था कि रेजिस्टेंस ही क्यों आया, रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, क्यों रेजिस्टेंस मैटर करता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, आप याद रखना ये बात। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आपको पता है 9th क्लास में आपने सीखा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है अंदर की, तो वो और तेजी से दौड़ने लगती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और रैंडमली दौड़ेंगे, और जितना ज़्यादा दौड़ेंगे उतना ज़्यादा आपस में कोलाइड करेंगे, और जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे आपको पता है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मैंने अपनी सेकेंड वीडियो में आपको बताया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द कॉज और द रिजल्ट ऑफ कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा टकराएंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या हम कहते हैं एक टॉपिक और ले लेंगे उसके साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।